सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्रीहरारे MV, विषय हिंदी, वर्ग कक्षा 10वीं, लेक्चर नंबर 7, टॉपिक नेम गोवा जैसे मैंने देखा। इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का नाम है गोवा जैसे मैंने देखा। लेखक विनय शर्मा। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। जन्म विनय शर्मा जी का जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। उनकी कृतियाँ आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध है उनके। चित्र की परीक्षा ये व्यंग्य है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि। तो ये लेखक का परिचय हो गया। इसके बाद गद्य संबंधी प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों और गोवा के जो सुंदर समुद्र किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। प्रत्यक्ष रूप में पाठ को शुरुआत करते हैं कि गोवा ये नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है और गोवा का नाम सुनते ही सभी के मन में उमंग की लहर दौड़ती है। और हो क्यों न यहाँ की प्राकृतिक आबहवा जलवायु की, यहाँ पर जो समुद्र इस गोवा को घिरे हुए है, उसका दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। गोवा का सौंदर्य ही ऐसा है कि पर्यटक अपने आप वहाँ पर खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद, और ये जो गोवा है भारत के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य, और गोवा ये एक छोटा सा राज्य है। प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। और वहाँ पर जो भी पर्यटक जाता है तो गोवा का सौंदर्य देखकर उसे बहुत ही आनंद होता है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। और लेखक जो है विनय शर्मा, वह इंदौर से गोवा जा पहुंचा है। खंडवा से मेरे साधु साहब, और जो खंडवा है नाम का ठिकान, वहाँ से उनके जो साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 30 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, यानी सुबह हो गई थी। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा, और एक जो टैक्सी है उसके हॉर्न का बजते ही लेखक का ध्यान उसकी तरफ गया और हम फटाफट उसमें बैठ गए। और इस प्रकार वे टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, और इस प्रकार वो टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी है। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया, और जो शीतल यानी ठंड हवा थी तो उसके कारण मन प्रसन्न हो गया है। और
यात्रा की सारी थकान मिट गई और जो इंदौर से लेखक गोवा आए थे यात्रा करते हुए, वो यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटक भी अपना ही पर्यटन पर्यटन का भी अपना आनंद है और इस प्रकार पर्यटन करना भी अपना ही एक आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो और हम देख रहे हैं कि हम जीवन की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं, तो उनसे निजात यानी मुक्ति पाने का सबसे सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। और जीवन में कुछ दिन पर्यटन करना आवश्यक है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है और वातावरण बदलने के कारण मन तरोताज़ा होता है, आनंदित होता है। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है और इस प्रकार पर्यटन करते समय मन आनंद से, उमंग से भर जाता है और शरीर को भी कुछ क्षण के लिए विश्राम मिल जाता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग अक्सर कोई मरीज हो तो उसे भी कई बार कहा जाता है कि आप पर्यटन पर जाइए, कुछ दिन वहाँ पर आनंद से बिताइए, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। इस प्रकार पर्यटन करने से जीवन में आनंद मिलता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर और कुछ देर बाद हमारी टैक्सी यानी लेखक उस टैक्सी में सवार थे, उनके साधु साहब भी थे। तो कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। रिसॉर्ट यानी जहाँ पर यानी होटल जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर आराम के लिए जगह होती है, खान पान की व्यवस्था होती है, तो ऐसा वो रिसॉर्ट। तो उस रिसॉर्ट में आकर रुक गई। यह रिसॉर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था और इस प्रकार लेखक ने ये रिसॉर्ट पहले से ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्वीट में चले गए। और इस प्रकार उन्होंने औपचारिक खाना पूर्ति यानी कुछ खाना खाया है और आराम के लिए वे अपने अपने जो छोटे छोटे कमरे हो गए उसके अंदर रिसॉर्ट में, तो उसमें वे चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। लेखक गोवा की कुछ जो खास बातें हैं वो भी हमसे बताना चाहता है। दरअसल यानी हकीकत में गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है और हकीकत में गोवा राज्य जो है 2 भागों में बटा हुआ है। दक्षिण गोवा जिला, तो उसमें से एक भाग है दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी और गोवा की जो राजधानी है उस शहर का नाम है पणजी और वो पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यानी मांडवी नदी काफ़ी बड़ी है और गोवा में जो नदी बहती है मांडवी वो काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी भी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण, तो गोवा में अधिकतर समुद्री इलाका है, समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। तो गर्मी काफ़ी होती है, गोवा में रहती है, शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। तो मुंबई में तो अधिक गर्मी होती है, जिसे उष्ण दमट हवामान हम कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, लेकिन गोवा का जो क्षेत्र है वो हरियाली से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है, लेकिन गोवा में जो धूप है वो काफ़ी तीखी होती है। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों
और गोवा जो है वह खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों और जो महंगे महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है, और जो भारत की संस्कृति है तो वह भी वहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है और गोवा में जो शाम है बड़ी अच्छी होती है। तो चलो इस शाम का आनंद लेने, और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। और जो गोवा में बेनालियम नाम का जो बीच है उसकी तरफ चले, आप भी चले और हमको भी वो चलने को कहते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। और जो बेनालियम जगह है वो बहुत ही शांत है और बहुत ही सुंदर जगह है। दिन भर की थकान और जो दिन भर थके हुए थे लेखक और उनका परिवार तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। रिसॉर्ट से बीच की दूरी और रिसॉर्ट से बीच की जो दूरी कोई 1 किलोमीटर की थी, लेकिन जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, और गोवा में जो अरब सागर है वो देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। लेखक, उनकी पत्नी, साधु साहब, ये सब परिवार लेखक के साथ थे। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, और तभी अचानक एकाएक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, किसी रणभेदी की तरह थी। और जो लहरों की आवाज़ थी वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई युद्ध चल रहा है। तो युद्ध चलने के बाद जैसा आवाज़ आती है उसी तरह की आवाज़ थी। हम सभी दौड़ पड़े, सड़क पीछे छूट गई थी, और सब दौड़ पड़े हैं, सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। हम सभी को मालूम है रेत पर चलना काफ़ी मुश्किल होता है, कठिन काम होता है। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। और इस प्रकार एक खूबसूरत समुद्र देखकर लेखक को बहुत ही आनंद हुआ है। वो समुद्र से जाकर लिपट गया, पानी में उतर गया ऐसा लग रहा है। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे सब समुद्र के किनारे जो रेत है उस रेत में घर बनाने में जुट गए हैं। लहरें उनका घर गिरा देती, और इस प्रकार लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। तो इस प्रकार बच्चे बहुत ही आनंदित है, और वे इस समुद्र के तट पर रेत के सहारे घर बनाते हैं। लहर उनका घर तोड़ जाती है, फिर से दूसरी लहर आने तक वे घर बनाने में फिर से जुट जाते हैं। काफ़ी उत्साह है बच्चों में। यही क्रम चलता रहा और ये सिलसिला बराबर चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावादी हो तो कोई काम असंभव नहीं है। तो इस प्रकार लेखक ने इन बच्चों से सीखा है कि जीवन में आशावादी हो तो कोई भी काम जीवन में असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, और शाम होने को चली है तो सभी किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। और हम सबको मालूम है जो बनता है बाद में वो बिगड़ता भी है।
यही जीवन का सत्य भी है और हमें सबको मालूम है यही जीवन का सत्य भी है, क्योंकि जीवन में क्या होता है, जन्म होता है और जन्म के बाद मृत्यु होती है। तो इस प्रकार यह क्रम चलता ही जा रहा है। तो यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला और यहाँ पर लेखक को एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज़, और जो पक्षी है वो टीटी की आवाज़ करते हुए इधर से उधर मंडरा रहे हैं। आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराती रहती है। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारों पर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार ये पंछी सुस्ताने के लिए किनारों पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है और किनारों पर कुछ कुत्ते भी बैठे हुए रहते हैं। उन्हें इसी बात का इंतज़ार रहता है कि कब ये पंछी सुस्ताने के लिए रेत पर बैठे और कब वे हमला करें उन पर और उन्हें खा डाले। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं और इस प्रकार अवसर मिलते ही ये कुत्ते इन पंछियों पर झपट पड़ते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। बेचारे कुत्तों को सफलता जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, देखिए कि पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानी यानी पर्यटक। तो ये सिलसिला देखकर पर्यटक काफ़ी खुश होते हैं कि किनारों पर ये पंछी सुस्ताने के लिए बैठ जाते हैं, कुत्ते उन पर हमला करते हैं और फिर से पंछी उड़कर टीटी की धुनी सुनाई देती है। यह सुंदर दृश्य देखकर पर्यटकों का मनोरंजन होता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली यानी शाम हो रही है, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नज़र आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा और शाम को ये समुद्र बहुत ही भयानक दिखाई देने लगा है। ऐसा लग रहा है ये देखकर वे डर गए हैं। तो इसके बाद हम शब्द संसार देखेंगे। आबहाव जलवायु। आबहाव शब्द का अर्थ है जलवायु। खाना पूर्ति औपचारिकता पूरी करना। खाना पूर्ति शब्द का अर्थ है औपचारिकता पूरी करना। हरितिमा यानी हरियाली। सैलानी यानी सैर सपाटा करने वाले पर्यटक। सुस्वादु यानी स्वादिष्ट। उसके बाद मुहावरे है मन तरंगायित होना, मन उमंग से भरना। मन तरंगायित होना, इस मुहावरे का अर्थ है मन उमंग से भरना। निजात पाना यानी मुक्ति पाना। दो चार होना यानी जूझना। जेब खाली होना यानी जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्च होना। तो जेब ढीली होना, इस मुहावरे का अर्थ है जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्च होना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8, टॉपिक नेम गोवा जैसे मैंने देखा। इस पार्ट का शेष भाग हम बाद में देखने वाले हैं। फिर एक बार सभी का धन्यवाद।